स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है और जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। तो सिर्फ लाइट ही एनर्जी है कि और भी एनर्जी होते हैं? तो और भी एनर्जी होते हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड और भी सारे होते हैं जिसको हमें आगे पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे एनर्जी हैं और आज हमें पढ़ना है लाइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होता है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी टू डू वर्क पोसेस काइनेटिक पोसेस एनर्जी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो लाइट हो गया एनर्जी हो गया। तो सारी एनर्जी जो है उनका अपना फंक्शन होता है। जैसे साउंड हमें हेल्प करता है सुनने में, और आप देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी को आप जानते ही हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, मोशन के कारण जो एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है। तो उस तरह अगर हम देखें तो लाइट जो एक सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने में। हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिनसे लाइट टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कंडीशन है कि हम उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसे लाइट टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज होता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लाइट कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगा। लाइट जो है वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगा, इन अ जिग जैक मैनर में मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट का और अगर प्रॉपर्टी जाने तो लाइट ड्यूल नेचर फॉलो करता है। ड्यूल मतलब दो नेचर फॉलो करता है। लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो साउंड है सिर्फ वेव है, और जो वेव होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे सॉलिड हो गया, मीडियम, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझे, पार्टिकल और वेव में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सन है उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन सन से हमारे अर्थ पे लाइट पहुंच पाता है लेकिन साउंड नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती और वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड जो है हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसे रास्ते में कोई भी मीडियम नहीं मिल पाता। लेकिन जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है क्योंकि हमें पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, बहुत इजी है, समझ लेंगे कि लाइट दो नेचर को फॉलो करता है, वेव और पार्टिकल। और आपको पता है कि लाइट जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है और बहुत ही इजी है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको आप पढ़ने में बहुत जल्दी समझ आएंगे। तो उसको हम समझते हैं। लेट सपोज आपको हम बताएं तो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है जिससे लाइट निकलता है उसे एक लाइट नहीं निकलता, इन्फिनिटिव लाइट्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो हम जनरली दो लाइट को लेकर चलेंगे। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन किसी भी मिरर और लेंस से देखेंगे तो हम दो लाइट को लेकर चलेंगे, और जहां पर भी ये दो लाइट एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो लेट सपोज इसको हम एक रे मान लेते हैं, और ये जो आपको नीडल दिख रहा है ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो कर रहा है। तो एक लाइट जो है किसी सरफेस पे फॉल होगा, तो हम एक सरफेस ले लेते हैं। लेट सपोज हमने एक सरफेस ले लिया और ये सरफेस ले लिया। ठीक है, अगर देखें हमने एक सरफेस ले लिया और एक लाइट ले लेते हैं जो कि फॉल हो रहा है, इस डायरेक्शन से आकर फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद वो वहीं पे नहीं रहेगा, टकराकर वापस जाएगा। तो लाइट जो है टकराने के बाद वापस चला गया।
ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि लाइट एक पॉइंट सरफेस पे फॉल हुआ है, और फॉल होने के बाद आफ्टर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चला गया। और एक और रे होता है जिस जो कि उसको देखेंगे हम बाद में। तो जो रे सरफेस पे आके फॉल होता है, इंसिडेंट करता है, गिरता है, जो रे सरफेस पे फॉल करता है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। तो ये आपका कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब यही रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा जब ये टकरा कर वापस जाएगा। तो जब रे टकरा कर बाउंस बैक करता है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे नाम देते हैं। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बहुत इजी डिफिनेशन है, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और द रे विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। बहुत इजी है, इसको समझने अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब देखिए एक और रे होता है कि हो सकता है कि ये रे जो है वो क्या हो, आकर आपके सरफेस से परपेंडिकुलर गिरे, जो सरफेस पे क्या हो, आकर परपेंडिकुलर गिरे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइट, ये सरफेस पे आके परपेंडिकुलर गिरे। तो जो रे सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। जो रे सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे फॉल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल रे होता है वो सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो नॉर्मल रे है और जो सरफेस है उसके बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो क्लियर हो गया। एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल होगा, तो आप दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे जो है फॉल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे क्या होता है, फॉल होता है। तो आपको क्लियर हो गया है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत ईजी है। एंगल नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एंगल है। तो एंगल किसके बीच फॉर्म होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत इजी है, जो एंगल फॉर्म होगा किसके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह जो नेक्स्ट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एंगल फॉर्म होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम कैसे शो करते हैं आप देखिएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से हम डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एरो दिखाना जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन से रे आ रहा है और किस डायरेक्शन से जा रहा है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप नोट्स लिखना जरूरी है तो जब भी आप चीज़ों को समझते हैं तो उसको पहले नोट्स लिख लिया करें और उसको समझें अच्छे से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे का डिफिनेशन है, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको बताया मैंने, रिफ्लेक्टेड रे बताया मैंने, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत ईजी है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि दो लॉ होते हैं, बहुत ईजी हैं, दो लॉ होते हैं और दोनों को बहुत आसानी से हम समझेंगे कि जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आपको पता है कि वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में होता है। दोनों रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार इक्वल होता है। तो आपको क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, बहुत इजी है। सेकंड लॉ में अक्सर सबको दिक्कत होता है समझने में। सेकंड लॉ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि दो प्लेन है, लेट सपोज दो सरफेस प्लेन, मतलब दो, एक सरफेस आपका ये हो गया और एक सरफेस आपका ये हो गया, दो सरफेस हो गए। तो सेकेंड लॉ आपसे कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे जो है वो इस पे आके फॉल हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे इससे जा रहा है। तो सेकेंड लॉ साफ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है
वो तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कहता है कि एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। और किस पॉइंट पे लाई करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है एंड जो नॉर्मल होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करते हैं और सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो आपका डिफिनेशन अब यहाँ पे क्लियर होगा। आपको अगर डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप नोट्स बनाए तो इसको लिखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि शायद आपने पीछे पढ़ा होगा लेकिन इसको समझा नहीं होगा, तो अभी हम समझेंगे इमेज का डिफिनेशन क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। और जितने भी बता दूं मैं आपको, जितने हार्ड टॉपिक होगा हम उसको और आसानी से समझेंगे। कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हम उसको क्लियर कर लेंगे और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।